हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी। और रिसेंटली इंडिया में 2 न्यू रामसर साइट्स ऐड हुई हैं। इस लेक्चर में हम इन रामसर साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस रामसर साइट्स क्या होती हैं, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, रामसर कन्वेंशन क्या है और इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं और वेटलैंड क्या होते हैं। ये सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और थोड़ा सा डिटेल लेक्चर हो सकता है, बट लास्ट तक देखिएगा क्योंकि एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन्वायरमेंट से और उनमें रामसर साइट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाए। देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे था 2 फरवरी को। इस दिन रामसर कन्वेंशन ने 2 नई साइट्स ऐड की। ये 2 नई साइट्स कहाँ पे हैं? एक तो है खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी, ये जामनगर गुजरात में है। ओके, दूसरी है बगीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उत्तर प्रदेश में है। ये 2 इंडिया की नई साइट्स रामसर साइट्स हो गई हैं। अब इसके बाद इंडिया में 49 रामसर साइट्स हो गई। इससे पहले 47 थी। इनको बोला गया वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। एक्चुअली रामसर कन्वेंशन ने अपनी जो रामसर साइट है ना उसमें इसको रख दिया है। तो अब वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मतलब ऐसे वेटलैंड्स जो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस है, मतलब इनको गवर्नमेंट ऐसा नहीं, अब मतलब जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो इन पर ध्यान देगी, सिंपल सी बात है। ओके, नाउ द नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया हैज गॉन अप टू 49, ठीक है, और ये हाईएस्ट हो गया है साउथ एशिया में, ठीक है। इंडिया में हाईएस्ट नंबर है रामसर साइट्स का साउथ एशिया में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में नहीं, साउथ एशिया में हाईएस्ट है। ओके, ठीक है, वर्ल्ड में कौन सा है तो वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये 2 रामसर साइट्स ऐड हुई हैं इंडिया में। ओके, इनके बारे में जान लेते हैं। पहली है, ये गुजरात में है, खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी। ये कहाँ पर है? गुजरात में, और गुजरात में जामनगर। ओके, जामनगर के पास में कच्छ का जो रण है ना, गल्फ ऑफ कच्छ, वहां पर है। जैसे सी से पहले बेसिकली इसका एरिया कितना है? 6.05 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। फ्रेश वाटर है, ये भी आपसे पूछा जाता है कैसी है, फ्रेश वाटर वेटलैंड है और नियर द कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात स्टेट। ये कब बनाई गई थी? मैन मेड है पहली चीज तो, 1920 में बनाई गई थी। किस तरह से बनी ये वेटलैंड? वेटलैंड क्या होते हैं ये आगे समझेंगे। बेसिकली क्या हुआ था कि एक रिवर बहती है, रूपारेल रिवर, ठीक है, ये जाके समुद्र में मिल जाती है कच्छ के रण में। अब समुद्र में ये मिले उससे पहले इसके पानी को रोक दिया जाए, इसके लिए चेक डैम बनाया गया। यहाँ पे चेक डैम बनाया गया। ओके, यहाँ पे काफी सारी बर्ड्स वगैरह भी आते हैं तो इसीलिए बर्ड सेंचुरी है। तो यहाँ पे चेक डैम बनाया गया जिससे कि जो रिवर का फ्रेश वाटर है वो यहाँ पे रुक गया, तो फ्रेश वाटर वेटलैंड है। ओके, दूसरी चीज, ये पानी यहाँ पे रोक दिया गया, फिर बाद में ये पानी समुद्र में जाके मिल जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए चेक डैम बनाया गया। अब ये जो है ये वाली वेटलैंड, ये काफी ऐसा एरिया है, यहाँ पे सी वाटर है मतलब सॉल्ट वाटर, यहाँ पे फ्रेश वाटर है। ओके, ये रिवर यहाँ पे जाके मिल जाती है तो इससे रिवर से पानी भी आ जाता है, तो सॉल्ट वाटर भी है प्लस यहाँ पे फ्रेश वाटर ज्यादा है। और ये इसीलिए किया गया था कि जो रिवर का मतलब यहाँ पे फ्रेश वाटर बना रहे, सीधा सीधा पूरा पानी जो समुद्र है उसमें ना जाए, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे 1920 में बनाई गई थी। दूसरी जो है, सॉरी, ये है दूसरी बगीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे है? यूपी में है। यूपी में कहाँ पे है? सेंट कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट यूपी में। ये भी फ्रेश वाटर वेटलैंड है। फ्रेश वाटर मार्श मतलब दलदली एरिया, ठीक है, दलदल है यहाँ पे। लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड है ईस्टर्न यूपी में, ठीक है। 1980 में स्टेब्लिश किया गया था और ये प्रोटेक्टेड है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। इसका जो एरिया है, इसकी जो बाउंड्री है उस पर इको सेंसिटिव जोन है। इको सेंसिटिव जोन इसकी बाउंड्री की 1 किलोमीटर तक है, ठीक है, इसकी बाउंड्री से लेके 1 किलोमीटर अंदर तक इको सेंसिटिव जोन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है कि रामसर कन्वेंशन क्या है। रामसर कन्वेंशन एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो 1972 में एग्जिस्टेंस में आई। इसमें क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन, मतलब कि नेशनल गवर्नमेंट जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है वो किस तरह से एक्शन करे, उस तरह से उसको किस तरह से इन वेटलैंड्स को सुरक्षित रखना है, इसके लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रोवाइड करता है फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज, मतलब कि वेटलैंड्स बेसिकली दुनिया में खत्म ना हो, उनका अच्छे से यूज हो, उनके रिसोर्सेज को वाइज यूज किया जाए, ना कि उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। ऐसा ना करके उनका वाइज यूज किया जाए, उसमें जो
जानवर रह रहे हैं, जो भी स्पीसीज उसमें रह रही हैं वो सुरक्षित रह पाए, ठीक है, उन वेटलैंड्स पर जो निर्भर है वो, ठीक है। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। जब भी किसी साइट को रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है तो ऐसा नहीं कि उसमें फंड प्रोवाइड हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट को कुछ फंड मिल रहा है कि उनको सुरक्षित रखा जाए, ऐसा कुछ नहीं है, बट उनको एक इम्पोर्टेंस मिल गई जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है उस पर ध्यान देती है, प्लस टूरिज्म वगैरह भी बढ़ता है, वो तो एक बात है ही, तो गवर्नमेंट इस पर ध्यान देती है। और क्योंकि एक लिस्ट में आ गए, अब उस लिस्ट को मेंटेन रखने के लिए उस पर ध्यान रख देना पड़ेगा, तो बेसिकली ये सुरक्षित रह पाते हैं। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो डायरेक्ट फायदा मिलने की जगह इनडायरेक्ट फायदे काफी सारे होते हैं। ओके, अब बात आती है वेटलैंड क्या होते हैं, ये समझना जरूरी है। वेटलैंड की कई सारी डेफिनेशन है, वेटलैंड समझ में आना चाहिए। रामसर कन्वेंशन के हिसाब से वेटलैंड वो एरिया होते हैं जो मार्श मतलब दलदल हो, फैन, पीकलैंड हो, वाटर हो, किसी भी एरिया में एक मतलब रुका हुआ डैम बना दिया जाए, या फिर मतलब दलदल वाली जगह है, रुका हुआ डैम बना दिया जाए, पॉन्ड हो, चेक डैम हो, या रिवर भी हो सकती है, तो छोटी मतलब छोटा एरिया हो। तो बेसिकली इस तरह का कोई भी एरिया, वेदर नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, मैं आपको डायग्राम में और समझाऊंगी, नेचुरल हो या मैन मेड हो, कोई दिक्कत नहीं है, परमानेंट हो, टेम्परेरी हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो वेटलैंड होगा। विथ वाटर दैट स्टैटिक और फ्लोइंग, वाटर स्टैटिक हो, रुका हुआ हो, या फ्लो कर रहा हो उसमें से, वो भी दिक्कत नहीं है। फ्रेश वाटर हो, सॉल्टी वाटर हो, खारा हो, किसी भी तरह का वाटर हो सकता है, ठीक है, वो सभी के सभी क्या होंगे, वेटलैंड होंगे। इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मरीन वाटर, ठीक है, इसमें वो एरियाज भी हैं जो मरीन वाटर है। अब मरीन वाटर की एक डेफिनेशन होती है, मरीन वाटर की डेप्थ होनी चाहिए लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर, जिसमें लो टाइड जो है वो 6 मीटर से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये मरीन वाटर की डेफिनेशन है। तो मरीन वाटर की अगर इससे ज्यादा हो जाएगी तो वो रिवर वगैरह में काउंट हो जाएगा, ठीक है, तो काफी ज्यादा डेप्थ हो जाएगी, तो 6 मीटर से ज्यादा इसकी लो टाइड की डेप्थ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का मरीन वाटर भी इसमें वो एरिया भी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, तो वो होते हैं वेटलैंड। ओके, अब यहाँ पे समझते हैं वेटलैंड क्या है। बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा एरिया जहाँ पे लैंड है, जैसे कि यहाँ पे वाटर आना स्टार्ट हुआ, पानी है, ठीक है, किसी जगह पे, तो आपने देखा हुआ एकदम से तो ऐसा नहीं कि यहाँ तक जमीन थी और फिर सीधे जमीन खत्म हो गई, ऐसा तो होता नहीं है, धीरे 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 नीचे जाती जाती है जमीन, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा पानी हो गया, फिर बहुत, पर ये वाला जो एरिया होता है, ठीक है, ये वाला एरिया जिसमें ऐसे स्पीसीज रहते हैं जो पानी में भी रह लेते हैं और जो इस जगह पे भी रह लेते हैं, ठीक है, ऐसे पेड़ पौधे भी इसी तरह के होते हैं, कुछ स्पीसीज जानवर वगैरह भी इसी तरह के होते हैं जो दोनों तरह के एरिया में रह लेते हैं। ये दलदल वाला एरिया भी होता है, ठीक है, इसमें दलदली एरिया भी होता है, तो इस तरह का जो एरिया होता है उसको वेटलैंड बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, दो इकोसिस्टम को जोड़ने वाला जो जगह होती है वो वेटलैंड होते हैं, यहाँ पे जमीन भी है और पानी भी है, तो ये इस तरह का, ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई वेटलैंड। तो जैसे ये किस तरह से हो सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, यहाँ से रिवर जा रही है, ठीक है, यहाँ पे ये पानी रुक गया, ओके, अब ये पॉन्ड है, ये रिवर आ गई, ये वाले आपका मार्शेस हो गए, मतलब दलदल वाला एरिया होगा, यहाँ पे ये भी दलदल ही होता है, ठीक है, यहाँ पे पानी कुछ रुक गया, ये दलदल वाला एरिया हो गया, ये पूल्स हो गए, तो बेसिकली ये वेटलैंड होते हैं ये वाले एरिया, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा गहरा भी नहीं है, पॉन्ड टाइप का नहीं होगा, बहुत ज्यादा गहरा नहीं है पानी, ठीक है, दलदल वाला एरिया भी हो गया यहाँ पे, और दोनों तरह की कुछ खास तरह की स्पीसीज जो दोनों जगह की जरूरत होती है, जिनको लैंड की भी प्लस वाटर की भी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि समुद्र में भी स्पीसीज पाई जाती है, बट वहां पे लैंड आपकी बहुत नीचे, लैंड का कुछ यूज नहीं है वहां पे, सैंड वगैरह ही हो गए वहां पे, तो बट इनमें लैंड भी चाहिए और आपकी ये वाली, और आपने सुना होगा इस वाली जो जगह पर सबसे ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह का होता है, ग्राउंड वाटर फ्लो हो रहा है इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे फिर आपका स्ट्रीम आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारी स्पीसीज हैं, स्लो रिलीज ऑफ स्टोर्ड वाटर, यहाँ पे आपका वाटर आ रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रीम है, और ये क्लीनर वाटर आउटफ्लो हो रहा है, यहाँ पे क्लीन वाटर जो है वो यहाँ से जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे प्रोवाइड्स क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, काफी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट मतलब अलग तरह का हैबिटेट होता है, और ये पीट स्टोर ये वाली जो ये है, तो यहाँ पे कुछ पौधे वगैरह भी होते हैं, नई स्पीसीज भी होती है, तो इस तरह का जो वाटर होता है वो बेसिकली वेटलैंड वाला वाटर गिना जाता है, ठीक है, और इसमें दलदल वगैरह वाला जगह भी होगी। ओके, नेक्स्ट है इंडिया में, ये तो मैंने रामसर कन्वेंशन के हिसाब से वेटलैंड की डेफिनेशन बताई, इंडिया में भी वो सारी चीजें तो होंगी जो रामसर कन्वेंशन में थी, बट उसमें कुछ चीजें एक्सक्लूड की गई हैं।
वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017, ठीक है, नोटिफाइड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसके हिसाब से इंडिया में वेटलैंड्स कौन सी चीज होंगी, वो सारी चीज जो मैंने अभी आपको बताई वो तो उसमें इंक्लूड है, बट क्या क्या एक्सक्लूड कर दिया गया, रिवर चैनल्स इसमें एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। पैडी फील्ड्स जो जैसे अगर आप बात करो जो चावल के धान के जो आपके खेत होते हैं उनमें पानी भरा होता है, तो वो भी एक वाटर हो गया उसमें और लैंड भी हो गई, तो वो वेटलैंड हो गया क्या, नहीं, तो उनको एक्सक्लूड किया गया है। ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज को इसमें एक्सक्लूड किया गया है। टैंक्स जो ड्रिंकिंग वाटर पर्पजेस के लिए घर घर के आसपास या कुछ एरिया के पास में ड्रिंकिंग वाटर के लिए कुछ टैंक बना दिए जाते हैं, तो उसमें भी पानी रुका हुआ हो गया, तो उसको ड्रिंकिंग वाटर पर्पजेस के लिए जो वहां पे बनाए गए हैं टैंक उनको एक्सक्लूड किया गया है इंडिया में। प्लस स्ट्रक्चर्स स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टेड फॉर एक्वाकल्चर के लिए किए गए हों, सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए हम पानी रोक लेते हैं, ठीक है, इरिगेशन एंड इरिगेशन पर्पजेस के लिए पानी रोक लेते हैं। क्या करते हैं, जो रिवर या कैनल वगैरह जा रही है तो बीच में चेक डैम बना के पानी रोक लिया जाता है इरिगेशन वगैरह के लिए। तो इन चीजों को इंडिया में इस डेफिनेशन में एक्सक्लूड किया गया है, इसको वेटलैंड नहीं माना जाएगा। ओके, ठीक है, बाकी वही डेफिनेशन है। तो बेसिकली वेटलैंड क्या होता है आप समझ गए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इंडिया में कितने वेटलैंड्स हैं, तो यहाँ पे ग्लोबली अगर हम बात करें 6.4% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, दुनिया के वर्ल्ड के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 6.4% एरिया जो है वो वेटलैंड है। इंडिया में कितना है 4.63, इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 4.63% एरिया वेटलैंड है, जिसकी अगर हम स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो 1,52,600 स्क्वायर किलोमीटर है ये, ठीक है, कितना 1,52,600 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इनलैंड नेचुरल वेटलैंड अकाउंट्स 43.4% और कोस्टल नेचुरल वेटलैंड्स कितना है 24.3%, इसमें यूपी में सबसे ज्यादा है। रिवर्स स्ट्रीम्स इसमें 52,600, फिर रिजर्वियर्स पैराज वगैरह हो गए 24,800 स्क्वायर किलोमीटर में, इंटरटाइडल मड फ्लैट्स हो गए आपके 24,100 स्क्वायर किलोमीटर में, टैंक पॉन्ड्स ये 13,100 स्क्वायर किलोमीटर में हो गया, लेक पॉन्ड छोटी छोटी सी होती हैं तो उसमें 7,300 स्क्वायर किलोमीटर, ये टोटल पूरा आपका हो जाएगा। बाकी इनलैंड नेचुरल वेटलैंड जो हो गए, ठीक है, और कोस्टल नेचुरल वेटलैंड ये नेचुरल है। ओके, तो ये वेटलैंड आपके ये बाकी के में ये सारे के सारे हो जाएंगे। तो इंडिया में आपको इतना याद रखना है कि ज्योग्राफिकल एरिया जो इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका कितना 4.63% वेटलैंड है। वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो 6.4% है। ओके, ये आपसे डेटा कोई नहीं पूछेगा। ओके, ठीक है, इसके अलावा इंडिया में 19 टाइप्स के वेटलैंड्स हैं। गुजरात में अगर हम एरिया वाइज बात करें तो 34,700 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में ये वेटलैंड फैले हुए हैं एरिया वाइज, ठीक है। और अगर नंबर वाइज बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा है 34,700 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज 17.56% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया गुजरात का, ठीक है, गुजरात के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 17.56% हो गया ये, और 22.7% ऑफ जो पूरा इंडिया का वेटलैंड का एरिया उसका। ओके, आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पर आता है 14,500 स्क्वायर किलोमीटर पर वेटलैंड है। उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर आता है 12,400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में यहाँ पे वेटलैंड है। वेस्ट बंगाल जो है उसमें 11,100 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि फर्स्ट है गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल। अगर मैं बात करूं कि रामसर साइट्स इंडिया में कितनी है तो 49 रामसर वेटलैंड्स है इंडिया में, ठीक है। इनका टोटल कितना एरिया है तो 10,936 स्क्वायर किलोमीटर। वेटलैंड हमने बात की तो वेटलैंड हम पूरे के पूरे वेटलैंड हो गए, उनमें से 49 वेटलैंड को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। इनका टोटल एरिया कितना है 10,936 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ओके, ये कितनी स्टेट्स 18 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी में है। लार्जेस्ट नेटवर्क है रामसर साइट्स का इन साउथ एशिया में, ठीक है। 49 साइट्स में अगर हम बात करें तो यूपी में 10 है, पंजाब में 6 है, और गुजरात और जम्मू कश्मीर में 4-4 है, और हिमाचल प्रदेश केरला में 3-3 है, 2 है हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बाकी 1 मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहाँ सभी में 1-1 है। असम, बिहार, लद्दाख, मणिपुर, इसके अलावा तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड यहाँ पे। यूपी आप याद रख लीजिए, और सेकंड भी आप याद रख लीजिए पंजाब, और एक भी आप अपने अपने स्टेट का तो याद रख ही लेना,
बाकी ये है, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर हम देखें इस डायग्राम को, तो ये मैंने रामसर साइट्स की वेबसाइट से लिया है। तो रामसर वेटलैंड साइट्स इंडिया में कितनी हो गई हैं? अब हो गई हैं 49। ये जो दोनों हैं खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपकी 48, और बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है आपकी 49। इससे पहले 4 थी, तो ये भी आपको याद रखनी चाहिए। ओके, तो बाकी अभी 49 है, आप देख सकते हो। और लोकटक लेक ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछी जा चुकी है। वुलार लेक, ये सब आपको खैर पता ही होगा। तो बाकी इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मैं बना दूंगी। 49 साइट्स हैं। ओके, एमपी में एक है, तो वो भी आप याद रख सकते। जो एक एक है वो तो आप याद ही रख लीजिएगा। बाकी जैसे यूपी में सबसे ज्यादा है, ठीक है, 10 हैं। इसके अलावा गुजरात में एरिया वाइज काफी ज्यादा है, ठीक है। गुजरात में एरिया वाइज काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कोस्टल एरिया ज्यादा है। ओके, कोस्टल एरिया की वजह से। ओके, ठीक है, क्लियर है। ओके, लूनार लेक ये काफी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं ग्लोबली, अगर हम बात करें तो मोस्ट रामसर साइट्स किस कंट्री में है? तो यूके में सबसे ज्यादा है, 175, मैक्सिको में 142। इसके बाद बोलिविया में लार्जेस्ट एरिया रामसर कन्वेंशन के प्रोटेक्शन के अंडर आता है, 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बोलिविया में। फिर कनाडा, कॉन्गो, रशियन फेडरेशन मतलब रशिया, ये सभी कितना है? 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर आता है सभी का। ओके, अगर हम बात करें CAF क्या है? सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। इसमें इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है? जैसे कि हमारे रोड होते हैं ना, वो दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है रोड्स के थ्रू ही, ठीक है। तो बेसिकली जिस तरह से रोड होता है, हाईवे होता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्ट है, या एक सिटी दूसरी सिटी से कनेक्ट है, इस तरह से समझ लेते हैं। तो हमारा एक रूट होता है, हम उसी रूट से आते हैं जाते हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली को अगर हम मुंबई से जोड़े तो एक रूट है, उसी रूट से आते जाते हैं। तो बेसिकली इसी तरह से बर्ड्स जो फ्लाई करते हैं, उन सभी का भी एक रूट होता है, एक हाईवे होता है, ठीक है, ठीक है। तो इनका जो सेंट्रल साइड में है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, उसका नाम CAF, ठीक है। इसमें इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है? इस ये जो फ्लाईवे है उसमें इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे हम दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, तो बीच में बहुत सारे ढाबे वगैरह पड़ते हैं, जहाँ पे हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, या रेस्टोरेंट में हम खाना खा रहे हैं, प्लस हम होटल में रुक रहे हैं, तो हम थक गए तो उन होटल में जाके रुक जाते हैं। तो वो हाईवे पर जो भी हमें मिलते हैं, वो हम वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो भूख है उसको मिटा सकते हैं। तो इसी तरह से बर्ड्स भी कहीं पे जाके रुकेंगी, इतना बड़ा एक साथ जर्नी तो करेंगी नहीं। तो उसमें इंडिया की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो दर्जन्स ऑफ स्पीसीज जो है बर्ड्स की, वो सेंट्रल एशिया और साइबेरिया से माइग्रेट होती हैं टू वार्मर ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। जो वार्मर ट्रॉपिकल रीजन है वहां उन जगह पे आती हैं। बेसिकली क्या है कि कुछ टाइप की बर्ड जो कोल्ड ब्लडेड बर्ड्स वगैरह जो होती हैं, जो स्पीसीज जिनमें स्वेटिंग वगैरह नहीं होती, तो इनको एक फिक्स्ड तरह की एनवायरनमेंट में रहने की एक जैसे जिसमें ना ज्यादा बहुत गर्मी हो या ना ज्यादा ठंड हो, या अपने ही अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट में रहना होता है इनको। जैसे इंसान की तरह तो नहीं है कि कपड़े पहन लिए सब कुछ, तो अपने ही जिस तरह के एनवायरनमेंट इनके लिए ठीक है, उस तरह के एनवायरनमेंट के लिए ये माइग्रेट होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो वार्मर ट्रॉपिकल रीजन्स में आना होता है, इंक्लूडिंग इंडिया एंड इक्वेटोरियल रीजन्स, ठीक है, टू एस्केप हार्श विंटर इन देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स, ठीक है। तो जो हार्श विंटर है उससे बचने के लिए ये इन वार्मर ट्रॉपिकल रीजन्स में माइग्रेट होती हैं। तो यहाँ पे इंडिया में भी आती है। अब यहाँ पे CMS, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इसके हिसाब से जो CAF है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, इसमें 30 कंट्रीज हैं, ठीक है। इस फ्लाईवे में 30 कंट्रीज आती हैं, मतलब ये जो हाईवे उसके आसपास 30 कंट्री हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। 30 कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड है। इट कवर्स 182 माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स स्पीसीज, ठीक है। इतनी माइग्रेटरी वाटर स्पीसीज जो है वो यहाँ पे हर साल माइग्रेट होती हैं, इंक्लूडिंग 29 ग्लोबली थ्रेटन्ड एंड नियर थ्रेटन्ड स्पीसीज। आपको पता होगा जो स्पीसीज खत्म होने वाली है और खत्म होने की कगार पर है, उस तरह की स्पीसीज इनमें 29 स्पीसीज ऐसी हैं जो माइग्रेट करती हैं, जिनको इन जगह पे आना होता है। तो यहाँ पे ब्रीड, माइग्रेट और विंटर विद इन दिस रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करती हैं? रेस्ट करती हैं, चारा वगैरह जो भी उनको खाना खाना है, फूड बेसिकली
वो उनको यहाँ पे मिलता है। तो जैसे एक ढाबे पे रुक के खाना खा लिया, एक रेस्टोरेंट में रुक गए या किसी होटल में रुक गए, रेस्ट कर लिया, तो सेम उसी तरह से ये भी रेस्ट करती हैं। तो इनके लिए ये जो इंडिया है वहाँ पे ये रेस्ट करते हैं। ठीक है, ओके। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है गुजरात, क्योंकि अगर हम बात करें जो हिमालय वाला रीजन है, तो बहुत सारी बर्ड्स जो है वो हिमालय वाले रीजन से नहीं आ सकती। आपको भी पता है हम भी नहीं जा सकते, ऐसे एनवायरनमेंट में बहुत मुश्किल है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा सरवाइव करना वहाँ पे मुश्किल होता है। तो बर्ड्स जो है वो कहाँ से आती हैं, गुजरात वाले एरिया से इंडिया में आती हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात। तो इस वजह से गुजरात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर के बारे में डिस्कस किया। ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में कवर किया गया था और मैंने इंडियन एक्सप्रेस से ये लेक्चर लिया था। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये तो आपको पता ही है क्या करना है। प्लस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन जरूर कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के वहाँ पे अपडेट भी मिल जाते हैं। प्लस आपको जो भी मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करती हूँ उसकी PDF वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, और आप चाहे तो इंस्टा पे मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।